तो हमारी जो पहली ड्रग है वो एकोनाइटम नेपेलस। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये पढ़ा कहाँ से रही हूँ। आपको होम्यो असिस्टेंट करके एक ऐप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम है, तो वहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एकोनाइटम नेपेलस का जो कॉमन नेम है वो है मॉन्क्सवुड, फैमिली इसकी रैनकुलेसी फैमिली और किसकी थी, पल्सिटिला की भी थी। ठीक है, उसके बाद जो एकोनाइटम नेपेलस है वो जनरली हम देते हैं एक्यूट केसेस में या रिसेंट केसेस में, जो यंग पर्सनस में अगर मतलब यंग पर्सनस में हमें देखने को मिलता है उन लोगों में, स्पेशली गर्ल्स जो है जो फुल प्लेथोरिक हैबिट के, प्लेथोरिक मतलब कि रेडनेस कम्प्लेक्शन, उनके जो कम्प्लेक्शन है उसमें रेडनेस देखने को मिलता है। ऐसे लोग जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं उनमें दिया जाता है। ऐसे पर्सन्स या ऐसे लोग जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस से अफेक्टेड होते हैं उनमें दिया जाएगा। डार्क हेयर एंड डार्क आइज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, रिजिड मस्कुलर फाइबर है उनमें दिया जाएगा एकोनाइटम नेपेलस। ठीक है, रिजिड मतलब कि नॉट फ्लेक्सिबल, मस्कुलर फाइबर मतलब बेसिकली मसल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। कंप्लेंट्स जो होता है इसमें तब होता है जैसे कि ड्राई कोल्ड एयर से वो एक्सपोज हो गए हैं, या फिर जो नॉर्थ और वेस्ट विंड्स ड्राई होती हैं, जो ड्राई नॉर्थ एंड ड्राई वेस्ट विंड्स हैं उनसे एक्सपोज हो गए हैं, उनसे कंप्लेंट्स आ रही है, तो हम एकोनाइटम नेपेलस सोच सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ड्राई नॉर्थ एंड ड्राई वेस्ट विंड्स क्या है, जहाँ पे जिस कंट्री में ड्रग प्रूविंग की गई थी एकोनाइट की, उस कंट्री के हिसाब से उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, या फिर अगर एक्सपोजर हो गया है अगर एक्सपोजर हो गया है कोल्ड एयर से, जब पर्सपिरेशन की कंडीशन में है, पर्सपिरेशन की कंडीशन मतलब कि जब स्वेटिंग हो रही है उस टाइम अगर कोल्ड एयर से एक्सपोजर हो गया, जैसे कि पसीना आ रहे हैं बाहर से, आके वो एसी में तुरंत बैठ जाता है। ठीक है, बिना बॉडी को टाइम दिए टू एडजस्ट टू या फिर टू अडेप्ट, तो और वो तुरंत एसी में बैठ जाते हैं। या फिर जैसे हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बाहर बहुत धूप है, मान लो पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर तुरंत मेट्रो में एसी में बैठ गए। ठीक है, मेट्रो के खुलते मतलब जो मेट्रो आई है, गाड़ी आई है, खुलते ही बैठ गए, तो उस केस में क्या, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन। ऐसे केसेस में अगर आप देखें तो हम एकोनाइटम नेपेलस देंगे। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन। चेक्ड पर्सपिरेशन वही बात है कि पर्सपिरेशन आ रहा है लेकिन उसको समहाउ स्टॉप कर दिया गया है, मतलब कि वही कि पसीने आ रहे हैं और फिर जैसे मान लो एसी में बैठ गए। ठीक है, या फिर कोई कूलिंग इफेक्ट, कोई कूलिंग तुमने कुछ किसी तरीके से अपनी कूलिंग करी है ताकि पर्सपिरेशन रुक जाए, है ना। जैसे तुमने कोई मेडिकेशन यूज़ कर लिया है, या तुमने कोई ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे तुमने पाउडर यूज़ कर लिया, या कुछ ऐसे तुमने कुछ क्रीम यूज़ कर लिया, फिर जेल्स यूज़ कर ली जिससे तुम्हारा पर्सपिरेशन रुक जाए, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे चेक्ड पर्सपिरेशन। तो उसके बैड इफेक्ट्स में भी एकोनाइट नेपेलस दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड अगर देखने को मिल रहा है, मतलब कि बहुत डर है, एंग्शियस है पेशेंट। ठीक है, तब हम एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी है एंड बाहर जाने से डर लग रहा है, एक ऐसे क्राउड में जाने से डर लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या जहाँ एक्साइटमेंट का माहौल है, जैसे कि पार्टीज़ वगैरह में जहाँ लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ बहुत एक्साइटमेंट का माहौल होता है ना, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जाने से पेशेंट डरता है। नेक्स्ट है टू क्रॉस द स्ट्रीट क्रॉस करने में डर लगता है पेशेंट को, तो हम एकोनाइटम नेपेलस सोच सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। काउंटेनेंस का मतलब यहाँ पे क्या, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है ना, उसको देख के पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो डरा हुआ है, वो अपना डर को छुपा नहीं पाएगा। द लाइफ इज़ रेंडर्ड मिसरेबल बाय फियर। डर की वजह से, भय की वजह से उसका ज़िंदगी का बुरा हाल हो चुका है, ऐसा पेशेंट है ये एकोनाइट नेपेलस। इज श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूव फैटल। वो इस बात की श्योरिटी रखता है कि उसकी जो डिजीज़ है वो फैटल प्रूव होगी मतलब कि उसको ऐसे लगता है कि इस डिजीज़ के कारण मेरी मौत होनी तय है, मतलब कि वो ज़रूर मर जाएगा इस डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है कि प्रिडिक्ट्स द डे ही विल डाई। वो यहाँ तक प्रिडिक्ट करेगा कि मैं किस दिन मरने वाला हूँ, ऐसा है एकोनाइट का पेशेंट। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब वो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको लगेगा कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान मर जाऊंगी। ठीक है, ऐसा अगर हमें पेशेंट के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि वो बोल रही है कि मुझे ऐसे डर लगता है कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान आई विल डाई, तो वो एकोनाइट का पेशेंट है पक्का। ठीक है, ऑब्वियसली हम बाकी चीज़ें ही मैच करेंगे, बट इतना हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्टलेस
एंशियस पेशेंट है, मतलब रेस्टलेस मतलब क्या कि बेचैनी है उसमें, एंशियस मतलब चिंतित है, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्ट, हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दबाजी में करेगा, ठीक है, तो उसमें हम कनेक्ट में पहले सोच सकते हैं। मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, और रेस्टलेस है तो ऑब्वियसली अगर रेस्टलेस है तो बार बार पोजिशन अपनी चेंज करेगा, ठीक है, एकोनाइट का पेशेंट, और एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम मतलब हर चीज़ से वो चौंक जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। जो एकोनाइट के पेन्स हैं ना वो बहुत इनटॉलरेबल होते हैं, इतना इनटॉलरेबल कि वो पगला जाता है पेन की वजह से, और वो पागल हो जाता है मतलब कि, और इस वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है। नाइट के टाइम भी उसके पेन्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब नाइट के टाइम उसके पेन्स एग्रेवेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट Hahnemann says whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them: the anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed. Hahnemann बोलते हैं कि जो भी हम एकोनाइट को चूज़ करते हैं होम्योपैथिकली, तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व जो है, जो श्योर शॉर्ट करना ही ऑब्जर्व, वो ये करना है कि उसके जो मोरल सिम्टम्स है, मोरल सिम्टम्स इन द सेंस मेंटल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोरल सिम्टम्स मतलब मेंटल सिम्टम्स, वो हमें ऑब्जर्व करना है, एंड ये देखना है उनके मेंटल सिम्टम्स में कि उसके अंदर जो एंग्विश मतलब जो उसका फियर है माइंड और बॉडी का, वो हमें देखने को पक्का मिल रहा है, उसकी रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिल रही है। द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलर्ट, जो उसका डर है, डिस्क्वाइट मतलब फियर जो है, नॉट टू बी अलर्ट मतलब स्मूथ, मतलब कि वो उसका डर जो है हम किसी भी कीमत पे, मतलब कोई उसको समझा रहा है, उसकी फैमिली समझा रहा है, उसके रिलेटिव्स उसको समझा रहा है, उसके फ्रेंड्स समझा रहे हैं कि भाई तो डर मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जैसे तू सोच रहा है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पे नहीं मान रहा है कि उसके अंदर इतना डर है, ठीक है। तो हैनेमन ने बोला कि हमें उसका मेंटल सिम्टम जो है पक्का पकड़ना चाहिए, कैच करना चाहिए कि उसमें फियर एंड एंग्जाइटी जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। जो इसका मेंटल एंग्जाइटी होता है ना एकोनाइट का, जो उसका वरी है, जो उसका फियर है, ये सब जो है वो देखने को मिलेगा उसकी छोटी छोटी ट्रिवियल एलिमेंट के साथ। ट्रिवियल मतलब कि छोटी मोटी कोई दिक्कत हुई नहीं कि उसमें हमें देखने को क्या मिल गया कि वो वरीड है, ठीक है, मेंटल एंग्जाइटी प्रेजेंट है, वरी प्रेजेंट है, उसमें फियर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल मेक्स हर सैड। म्यूज़िक की वजह से वो म्यूज़िक जो है वो उसके लिए अनबियरेबल है, मतलब म्यूज़िक सुनना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, म्यूज़िक की वजह से वो सैड हो जाती है एकोनाइट। नेक्स्ट इसमें सैड करके रेमेडी लिखी है, उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग मेंसेस नेट कार्ब, मेंसेस के दौरान अगर कोई म्यूज़िक सुन के सैड हो रहा है तो नेट कार्ब है। फिर हम बात करते हैं ऑन राइजिंग फ्रॉम आ रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फेल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। मतलब कि जब एकोनाइट का पेशेंट जो है वो रिकम्बेंट पोजीशन से उठ रहा है, लाइंग डाउन पोजीशन से उठ रहा है ना, मान लो बेड से उठ रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो राइट जब वो लेटा हुआ था तब तो उसका फेस राइट था, बट जब वो उठ गया तो उसका फेस पेल हो गया, पेल इतना पेल कि डेथली पेल। अब पेल क्यों हो गया, मतलब फीका क्यों पड़ गया, क्योंकि वो जब खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रही है, तो इस वजह से पेलनेस दिख रही है उसके फेस में, और हो सकता है कि वो फेंट भी हो जाए और गिडी मतलब कि चक्कर खा के गिर जाए। एंड जब वो दोबारा उठता है चक्कर खाने के बाद, जब वो उठ रहा है तो हो सकता है कि उसका साइड जो है वो वैनिश हो जाए या फिर अनकॉन्शियस हो जाए वो, तो एकोनाइट सोच सकते हैं। फिर है एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स। एमेनोरिया अगर हमें देखने को मिल रहा है प्लेथोरिक यंग गर्ल्स में, ठीक है, मतलब मेंसेस एब्सेंट हो रहे हैं आफ्टर फ्राइड की वजह से, डर की वजह से, तो एकोनाइट सोच सकते हैं। टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस का सेपरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम एकोनाइट सोच सकते हैं इन फीमेल्स जिनमें डर की वजह से मेंसेस सेपरेस्ड हो रहा है। फिर है फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब कि जो हमारे ये इन्फ्लेमेशन कंडीशंस होती हैं ना, स्टेजेस होती हैं, उसमें कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में हम देंगे एकोनाइट बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट फीवर की बात करते हैं। फीवर में क्या होगा, स्किन इसका ड्राई एंड हॉट होगा, फेस रेड होगा या फिर पेल एंड रेड होगा ऑल्टरनेटली, मतलब पहले एक बार पेल फिर रेड फिर पेल फिर रेड, ऐसे फेस अगर हो रहा है, फेस का कॉम्प्लेक्शन, फेस का जो कलर है वो, तो हम सोचेंगे एकोनाइट, ठीक है। स्किन कैसी है, ड्राई और हॉट है फीवर में, फेस रेड या पेल है या फिर फेस या तो रेड है या फिर पेल एंड रेड है ऑल्टरनेटली। बर्निंग थर्स्ट है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर के लिए, तो एकोनाइट सोचेंगे हम, ठीक है। एकोनाइट में क्या है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर के लिए थर्स्ट है, मतलब इसमें मतलब एकोनाइट जो है वो थर्स्ट रेमेडी है। इसके अलावा थर्स्ट रेमेडी और कौन थी, ब्रायना भी थी और आर्सेनिक भी, तो एकोनाइट, ब्रायना, आर्सेनिक, ये सिर्फ थर्स्ट रेमेडी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टोजिंग अबाउट इन एगोनी, इतना उसका जो नर्वस रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा है, इतना है कि वो कष्ट के मारे टोज कर रहा है, मतलब करवट बदल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इधर मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है। तो टोजिंग अबाउट इन एगोनी मतलब कष्ट के मारे करवट बदल रहा है। फिर उसके बाद है बिकम्स इंटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, जो उसका फीवर है वो बहुत इंटॉलरेबल हो जाता, बिकम्स इंटॉलरेबल मतलब कि जो उसका फीवर है वो बहुत इंटॉलरेबल या बढ़ जाएगा इवनिंग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे जब वो सोने जा रहा है तब। नेक्स्ट कन्वर्जन्स की बात करते हैं। कन्वर्जन्स में देखने को मिलेगा टीथिंग चिल्ड्रन का, मतलब जिन बच्चों के दांत आ रहे हैं उनमें कन्वर्जन्स देखने को मिलेगा। हीट, जर्क्स एंड ट्विचेस देखने को मिलेंगे सिंगल मसल्स के, ठीक है। जर्क्स एंड ट्विचेस मतलब झटके टाइप, ठीक है। चाइल्ड नोज इट्स फेस्ट, बच्चा जो अपने फेस्ट को कुतरता है। फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स, चीखता है चिल्लाता है कन्वर्जन के टाइम पे। स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर, स्किन जो होगा बच्चे की हॉट एंड ड्राई होगी एंड बहुत ज़्यादा फीवर होगा उसको। उसके बाद बात करते हैं कफ कैसे, उसका कफ है क्रूप, मतलब म्यूकस बहुत ज़्यादा है उस कफ में। ड्राई है कफ, हॉर्स है, हॉर्स मतलब कि एक कर्कशपन है उसकी आवाज़ में। फिर है सफोकेटिंग कफ है, ठीक है, मतलब दम घुटते से कफ में। लाउड कफ है, रफ कफ है, क्रोकिंग कफ है, ठीक है, क्रोकिंग मतलब मेंढक की तरह वाली आवाज़ है। हार्ड कफ है, रिंगिंग कफ है, विस्लिंग कफ है, ठीक है। ऑन एक्सपिरेशन कफ कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सपिरेशन करने के टाइम कफ अगर है तो वो एक्कोनाइट एंड कॉस्टिकम हो सकता है, और अगर इन्हेलेशन करने के टाइम कफ है तो स्पॉन्जिया ही होगा। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, ड्राई कोल्ड विंड से कफ हो रहा है, ड्राफ्ट्स ऑफ एयर से कफ हो रहा है तो एक्कोनाइट सोचेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं एक्कोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर ऑल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पज। इफ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एक्कोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, एक्कोनाइट विल क्योर द केस। एक्कोनाइट कभी भी हमें फीवर कंट्रोल करने के लिए सिंपली नहीं देना चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें इसे दूसरे ड्रग्स के साथ ऑल्टरनेट नहीं करना चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिव रेमेडी की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई केस है जिसमें वाकई एक्कोनाइट की ज़रूरत है तो उसी केस में हम एक्कोनाइट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर, मतलब कि जब तक हमें एक्साइटिंग कॉज नहीं दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा है तो हम कभी भी इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में नहीं देंगे। मतलब हमेशा याद रखना टाइफाइड फीवर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमें कभी भी एक्कोनाइट जो है वो नहीं देना है, ठीक है। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इट इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। भले तुम सोच रहे हो कि टाइफाइड जो है वो एक्यूट है, सॉरी टाइफाइड का जो फर्स्ट स्टेज है वो पहला स्टेज है, मतलब एक्यूट केस होगा तो उस स्टेज में अगर हम दे देंगे तो उसका टाइफाइड ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में एक्कोनाइट नहीं देनी है, इसको हमेशा याद रखना। एग्रीवेशन की बात करते हैं। एग्रीवेशन इसको होता है इवनिंग एंड नाइट के टाइम पे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया पेन्स है, उसका फीवर है, वो सब इवनिंग एंड नाइट के टाइम पे जब सोने जाने के टाइम होता है तब एग्रीवेट कर रहा है। पेन्स है इनसपोर्टेबल मतलब कि इंटॉलरेबल पेन्स है इन अ वार्म रूम में इसके पेन्स बदतर हो जाते हैं, एग्रीवेट कर जाते हैं, ठीक है। वैसे भी कोल्ड ड्राफ्ट ऑफ एयर से भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड एक्सपोजर से भी प्रॉब्लम हो रही है सडनली, और साथ में अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वार्म रूम में भी एग्रीवेट कर रहा है वो। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, जब बेड से उठ रहा है, मतलब जो रिकम्बेंट पोजीशन जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, उस पोजीशन से जब उठ रहा है तब उसको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि तब वो फेंट फील कर रहा है, गिडी फील कर रहा है, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जब अफेक्टेड साइड में लाई कर रहा है ना उससे उसका एग्रीवेशन है। यहाँ पे और दो रेमेडीज लिखी है, हेपार एंड नेक्स्ट मॉस्काटा। एम्यूलेशन की बात करते हैं तो इन द ओपन रूम में इसको आराम है, ओपन रूम में और किसको आराम है, एलम, मैककार, पल्सटिला एंड सैब। रिलेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री है कॉफिया के इन फीवर, स्लीपलेसनेस एंड इंटॉलरेंस ऑफ पेन, और किसी कॉम्प्लीमेंट्री है आर्निका के इन ट्रॉमेटिज्म, और किसी कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर इन ऑल द केसेस। रियरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग्स आउट इरप्शंस, रियरली हम इसे फीवर के केस में देंगे जिसमें इरप्शंस भी प्रेजेंट है विद फीवर। एक्कोनाइट जो है वो एक्यूट होता है सल्फर का, याद रखना, एक्कोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रीसीड्स एंड फॉलोज इट इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, एंड ये दोनों जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हम फॉलो कर सकते हैं।